नमस्कार, मैं सरोज स्वागत करती हूँ आपका आज की इस क्लास में। और आज की जो क्लास है ये रहेगी यूजीसी नेट के लिए। और यूजीसी नेट 2025 की ये पेपर नंबर 1 के लिए प्रिपरेशन है। इसमें हम लगभग 30 क्वेश्चंस जो हैं वो पढ़ने वाले हैं। ये क्वेश्चंस जो हैं ये हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम्स में रहेंगे। तो आप किसी भी मीडियम से रिलेटेड हो, आपके लिए बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन जो हैं वो बेनिफिशियल रहने वाले हैं। तो यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है वो बहुत ही जल्दी शुरू होने वाले हैं। तो ये जो पेपर नंबर 1 है ये तो आपको पता है कंपलसरी ही है सभी का। तो आज की क्लास के ये जो सभी क्वेश्चंस हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और एक तरह से पी/क्यू भी हैं। तो आपने इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ही ध्यान से पढ़ना है और वीडियो को बीच में छोड़ के बिल्कुल भी नहीं जाना है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। और अगर आप चैनल पर नए आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना है। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना है। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास। तो आज की क्लास का जो फर्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है वो है, अनुसंधान में त्रिकोणन शब्द का क्या अर्थ होता है। तो अनुसंधान में ट्राई ट्राईएंगुलेशन जो होती है उसका क्या अर्थ होता है, उसका मीनिंग क्या होता है। ठीक है, तो अनुसंधान में जो त्रिकोणन शब्द यूज़ किया जाता है उसका क्या अर्थ लिया जाता है। तो आपने बताना है कि रिसर्च में जो त्रिकोणन शब्द लिया जाता है उसका अर्थ होता है किसी परिघटना का अध्ययन करने के लिए अनेक विधियों का उपयोग। नंबर 2 पर आता है कि वार आरेख का उपयोग किया जाता है, यानी कि वार डायग्राम जो है वो कहाँ पर यूज की जाती है। तो वार डायग्राम जो है वो यूज की जाती है त्रिकोणीय आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए। तो त्रिकोणीय आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए जो वार आरेख है उसको उपयोग जो है वो यूज जो है वो किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षण को सबसे अच्छे रूप में कैसे वर्णित किया जा सकता है। तो टीचिंग को जो बेस्ट तरीके से डिस्क्राइब किया जा सकता है वो कौन सा तरीका हो सकता है, वो है अधिगम को सुविधाजनक बनाना। ठीक है, तो अधिगम को एक तरीके से बहुत ज़्यादा सुविधाजनक बनाना, यानी कि जो बच्चा सीख रहा है उसको बहुत ही अच्छे से उस बच्चे को सिखाना, ये सबसे अच्छा तरीका है टीचिंग को डिस्क्राइब करने का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपने याद रखना है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि किस भारतीय दार्शनिक ने अनुभवात्मक जो ज्ञान है उस पर बल दिया है। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल नॉलेज के ऊपर जो फिलोसफर हैं इंडियन, वो कौन से हैं, जो इंडियन फिलोसफर ऐसे कौन से हैं जिन्होंने एक्सपेरिमेंट नॉलेज के ऊपर ज़्यादा फोकस किया है। ठीक है, तो वो कौन है, वो हैं स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी एक ऐसे भारतीय दार्शनिक थे जिन्होंने अनुभवात्मक विज्ञान पर ज़्यादा बल दिया है, यानी कि उनका मानना ये था कि व्यक्ति जितना ज्ञान अनुभव के द्वारा प्राप्त कर सकता है उतना ज्ञान वो कहीं किसी और तरीके से प्राप्त नहीं कर सकता है। तो उन्होंने अनुभवात्मक ज्ञान के ऊपर ज़्यादा बल दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि यूजीसी नेट में कथन कारण प्रश्न किसे परखने के लिए बनाए जाते हैं। तो कथन और कारण वाले जो प्रश्न आपने देखा होगा कि मैक्सिमम जो क्वेश्चंस हैं वो असर्शन और रीजन से रिलेटेड ही क्वेश्चंस होते हैं यूजीसी नेट में। तो ये एक तरफ असर्शन दे रखा होता है और उसके बाद रीजन दे रखा होता है। आपके पास 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आपने बताना है क्या असर्शन जो है वो रीजन की का जो है वो सही से व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है। मतलब 4 तरह के आपको ऑप्शन जो है वो दिए जाते हैं। तो इसी तरह के असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चंस यूजीसी नेट में क्यों दिए जाते हैं, उनका क्या कारण होता है, किस चीज को परखने के लिए ये क्वेश्चन जो है वो एग्जामिनर के द्वारा जो है वो बनाए जाते हैं। तो ये होता है विश्लेषणात्मक क्षमता। ठीक है, बच्चों की एनालिटिक एबिलिटी को देखने के लिए, उनकी एनालिटिकल एबिलिटी को चेक करने के लिए जो है वो यूजीसी नेट इस तरह के क्वेश्चन जो हैं वो बनाते हैं। ठीक है, कथन और कारण वाले क्वेश्चन जो हैं वो इसलिए बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रख लेना है। और फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इस जो ये 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं इसमें मैंने जो फर्स्ट पेपर है यूजीसी नेट का उसके मैक्सिमम सभी यूनिट्स को कवर किया हुआ है।
तो आपने इन सभी क्वेश्चंस को बहुत ध्यानपूर्वक पढ़ना है, ठीक है, और वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन प्रभावी शिक्षण का सिद्धांत नहीं है। तो कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो इफेक्टिव टीचिंग का जो है वो प्रिंसिपल नहीं है, ठीक है। तो प्रभावी शिक्षण का सिद्धांत नहीं है, ऐसा सिद्धांत बताना है आपने, वो है पैसिव लिसनिंग, यानी कि निष्क्रिय श्रवण जो है ये एक प्रभावी शिक्षण का सिद्धांत नहीं कहा जा सकता। एक बच्चा जो है वो क्लास में बहुत अच्छे से ध्यान पूर्वक किसी चीज को टीचर जो द्वारा जो बच्चे को बात समझाई जा रही है उस चीज को अगर अच्छे से सुनता ही नहीं है तो बच्चे को जो शिक्षण है बच्चे का वो इफेक्टिव टीचिंग जो है वो नहीं हो सकती, यानी कि बच्चा जो है वो इफेक्टिव तरीके से लर्निंग जो है वो नहीं कर पाएगा। इसलिए निष्क्रिय श्रवण जो है ये एक तरह से प्रभावी शिक्षण का सिद्धांत नहीं कहा जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि नेटिक्वेट जो है उसका अर्थ क्या होता है। तो नेटिक्वेट का अर्थ क्या लिया जाता है, और ये देखिए ये जो कंप्यूटर वाली यूनिट है, आईटी वाली यूनिट जो है उससे रिलेटेड ये क्वेश्चंस हैं। तो नेटिक्वेट का अर्थ आपने बताना है कि उसका क्या मीनिंग होता है। जो नेटिक्वेट होती है टर्म वो क्या रेफर करती है, तो वो है इंटरनेट पर शिष्टाचार, ठीक है। इंटरनेट इक्विटी इटिक्विटी जो है वो नेटिक्वेट जो है वो उसका अर्थ जो होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक बाइट में कितने बिट होते हैं। तो ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, अगर आप बेसिक सा कंप्यूटर सीखना भी शुरू देते हो या आपने थोड़ा बहुत कंप्यूटर का नॉलेज आपको पता है तो आपको ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही आसान लगेगा कि एक वाइट जो होती है वो कितने बिट की होती है। तो वो होती है 8 बिट की, ठीक है, ये आपने याद रखना है, एक वाइट 8 बिट्स की बनती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कंट्रोल प्लस जेड जो होता है उसका क्या कार्य होता है। तो कंट्रोल प्लस जेड दबाने से या कंट्रोल प्लस जेड का यूज करने से क्या हम कार्य कर सकते हैं, या हम कौन सा जो फंक्शंस है वो कंट्रोल प्लस जेड से करते हैं, ठीक है। तो वो होता है अनडू द लास्ट एक्शन, ठीक है, आपने जो भी अंतिम काम किया है उसको आप पूर्ववत कर सकते हो, यानी कि आपने जो भी लास्ट एक्शन लिया है, आप मान लो कि एक इम्पॉर्टेंट फाइल बना रहे हो, उसमें आपसे गलती से कुछ भी अगर आपसे डिलीट हो जाता है तो आप कंट्रोल प्लस जेड करके उस चीज को अनडू कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर कि किस विधि में शिक्षक एक सुगमकर्ता की भूमिका निभाता है, ठीक है। फैसिलिटेटर जो है होते हैं सुगमकर्ता जो होते हैं उनकी भूमिका निभाता है किस विधि में, जो एक टीचर है, ठीक है। तो टीचर जो है वो शिक्षार्थी केंद्रित विधि में, ठीक है, लर्नर सेंटर्ड जो मेथड होता है उसमें एक सुगमकर्ता की भूमिका जो है वो टीचर निभाता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये फर्स्ट यूनिट का ही क्वेश्चन है, जो टीचिंग एप्टीट्यूड वाली यूनिट है उसका ये क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने जरूर पढ़ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो ये देखो यूनिट 9 का क्वेश्चन ये यहाँ पर आता है, इन्वायरमेंट वाली यूनिट का। तो यहाँ पर पूछा गया है व्हाट इज द प्राइमरी गोल ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, ठीक है। तो पर्यावरण शिक्षा जो दी जाती है स्कूलों में उसको देने का क्या मेन ऑब्जेक्ट हो सकता है, या मेन गोल क्या हो सकता है, क्यों बच्चे को इन्वायरमेंटल एजुकेशन जो है वो दी जाती है। जैसे कि आपने देखा होगा अब तो फर्स्ट क्लास से ही ईवीएस वगैरह शुरू हो जाती है, तो उसको जो इन्वायरमेंटल एजुकेशन है उसको देने का एक ही कारण है कि बच्चे का सतत विकास जो है वो हो सके, ठीक है। बच्चा जो है एक पृथ्वी की अपनी जो आसपास की चीजें हैं उनके महत्व को बच्चा जो है वो समझ पाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि विषम को पहचानिए। तो यहाँ पर ऑड वन आपने पहचानना है, तो ऑड वन है यहाँ पर है मीन, मीडियम और मोड, ठीक है, और डायग्राम, ठीक है, माध्य, माध्यिका, बहुलक और चित्र। तो इस इन सभी में जो है ये चित्र जो है ये ऑड वन कहलाता है, यानी कि ये विषम शब्द है, क्योंकि माध्य, माध्यिका, बहुलक जो है एक ही टर्म के जो कहे जा सकते हैं, आप इनको कह सकते हो, लेकिन चित्र जो है ये इनसे भिन्न है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि यूजीसी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है। और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि यूजीसी जो आप पेपर देने भी जा रहे हो उसका, तो आपको पता होना चाहिए कि जो यूजीसी है उसके अध्यक्ष जो हैं वो
किसके द्वारा चुने जाते हैं या उनकी नियुक्ति जो है वो कौन करता है, ठीक है। तो यूजीसी के अध्यक्ष की नियुक्ति करती है भारत सरकार, ठीक है। भारत सरकार के द्वारा यूजीसी के अध्यक्ष जो है वो चुने जाते हैं। तो फ्रेंड्स आपने मुझे कमेंट करके ये बताना है कि यूजीसी की जो स्थापना है ये कब हुई थी, ठीक है। तो यूजीसी का जो इस्टेब्लिश्ड ईयर है वो आपने बताना है कि उसकी स्थापना जो थी वो कब हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि किस प्रकार के संप्रेषण में शारीरिक भाषा का प्रमुख भूमिका होती है। तो शारीरिक भाषा की प्रमुख भूमिका होती है अवाचिक संप्रेषण में। आप मान के चलो कि आप कोई भी लिखित या मतलब रिटन और एक तरह से मौखिक यानी कि वर्बल जो है कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हो, आप एक तरह से नॉन वर्बल कम्युनिकेशन कर रहे हो। आप मान लो कि टीचर क्लास में है, मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि मान लो कि टीचर क्लास में है और आपका जो फ्रेंड है वो आपके सामने बैठा है, आपको उससे कुछ चीज़ चाहिए, तो आप क्या करोगे वहां पर वर्बल कम्युनिकेशन की जगह नॉन वर्बल कम्युनिकेशन करोगे, उसको एक इशारा करोगे कि मुझे ये चीज़ दे दो, ठीक है। तो एक अवाचिक संप्रेषण जो होता है इसमें शारीरिक भाषा जो होती है हमारी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने समझ लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि भारत में जो कॉपीराइट लेखक हैं उनकी मृत्यु के बाद कितने वर्ष तक मान्य होता है। तो वो होता है 60 वर्ष तक मान्य, ठीक है। 60 वर्ष तक मान्य होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कंप्यूटिंग में जीआईजीओ का क्या अर्थ होता है। तो कंप्यूटिंग जो होती है उसमें जीआईजीओ का अर्थ होता है गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है। जैसा इनपुट वैसा आउटपुट, ठीक है। गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है, ये इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निगमनात्मक तर्क जो है ये किस दिशा में कार्य करता है, ठीक है। तो डिडक्टिव रीजनिंग जो होती है ये मूव्स फ्रॉम, यानी कि ये डिडक्टिव रीजनिंग जो होती है ये किस दिशा में कार्य करती है। तो ये करती है सामान्य से विशिष्ट की ओर, ठीक है। डिडक्टिव मेथड आपने याद रखना है, ये चलता है जनरल टू स्पेसिफिक, ठीक है। जनरल टू स्पेसिफिक ये चलता है और इंडक्टिव मेथड जो होता है या इंडक्टिव रीजनिंग आप कह सकते हो वो चलती है स्पेसिफिक टू जनरल, ठीक है। यानी कि इसका उल्टा होता है। तो डिडक्टिव और इंडक्टिव दोनों ही आपने याद रख लेनी है कि जो डिडक्टिव है यानी कि निगमनात्मक है वो चलती है सामान्य से विशिष्ट की ओर, और जो आगमनात्मक है यानी कि इंडक्टिव है वो चलती है विशिष्ट से सामान्य की ओर, यानी कि इससे उल्टा होती है वो, ठीक है। तो ये आपने याद रख लेनी है दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है यहाँ पर कि भारत में सूचना का अधिकार जो है ये किस अधिनियम के अंतर्गत आता है, ठीक है। राइट टू इंफॉर्मेशन जो है ये कौन से अधिनियम के तहत आती है। तो ये आती है आरटीआई अधिनियम 2005 के तहत, ठीक है। आरटीआई एक्ट 2005 के अंडर ये आती है, राइट टू इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन अक्षय ऊर्जा स्रोत है। तो अक्षय ऊर्जा स्रोत पूछा गया है तो वो है पवन ऊर्जा, ठीक है। पवन ऊर्जा जो है वो रीन्यूएबल जो एनर्जी है उसका सोर्स है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि शोध में शून्य परिकल्पना को सामान्यतः इससे दर्शाया जाता है। तो शोध में जो शून्य परिकल्पना है उसको दर्शाया जाता है H0 से, ठीक है। H0 से इसको दर्शाया जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि संख्यांकी में सेक्यूनेस किसके दर्शाता है। तो संख्यांकी में जो सेक्यूनेस है ये दर्शाता है वितरण की विषमता को, ठीक है। वितरण की विषमता को ये दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दृष्टि बाधित छात्रों के लिए कौन सा शिक्षण जो है ये सहायक सबसे उपयुक्त है, ठीक है। तो कौन सा शिक्षण सहायक सबसे उपयुक्त है, यानी कि विच टीचिंग एड इज द मोस्ट सुटेबल फॉर विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स, ठीक है। जो कि बच्चे जो हैं ऐसे बच्चे जो कि आंखों से बिल्कुल भी देख नहीं पाते हैं उनके लिए कौन सी ऐसी टीचिंग एड है वो सुटेबल रहेगी। तो वो कौन सी एड है वो है ऑडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है। अगर क्लास की ऑडियो रिकॉर्डिंग करके उन बच्चों को जो बच्चे देख नहीं सकते हैं उनको सुना दी जाए तो बच्चे जो हैं उसमें बहुत ज़्यादा बच्चों की हेल्प जो है वो रहने वाली है। ये एक ऐसी टीचिंग एड है जो कि स्पेशली जो विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि संगोष्ठी जो है ये किसका एक रूप है। तो संगोष्ठी यानी कि सेमिनार जो है
सेमिनार इज अ फॉर्म ऑफ, तो सेमिनार जो है ये ग्रुप डिस्कशन यानी कि समूह चर्चा का एक कह सकते हो आप एक रूप है, समूह चर्चा का एक रूप है, ठीक है। सेमिनार जो है उसमें समूह चर्चा यानी कि ग्रुप डिस्कशन जो है वो की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से कौन शिक्षण का स्तर नहीं है, तो शिक्षण का स्तर जो है वो नहीं है, यानी कि फिलोसफिकल लेवल जो है यानी कि दार्शनिक स्तर जो है ये शिक्षण का स्तर जो है बिल्कुल भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय कौन सा है, तो भारत का जो पहला मुक्त विश्वविद्यालय था वो था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, ठीक है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय जो है वो भारत का पहला मुक्त विश्वविद्यालय है, ठीक है। ओपन यूनिवर्सिटी जो है इंडिया की फर्स्ट नंबर की वो है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी, ठीक है, ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि करके सीखना, ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग जो है ये किस शिक्षण विधि के से संबंधित है, तो ये कौन सी जो टीचिंग मेथड है उससे रिलेटेड है, ठीक है। तो ये है प्रोजेक्ट विधि से, ठीक है। प्रोजेक्ट मेथड जो है ये किलपैट्रिक का मेथड है, ये आपने याद रखना है, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि प्रोजेक्ट विधि जो है वो किसकी है, तो प्रोजेक्ट मेथड किलपैट्रिक का नाम आपने याद रखना है। और इसमें पूछा गया है कि ये जो करके सीखने वाली शिक्षण विधि है ये किससे संबंधित है, तो ये प्रोजेक्ट मेथड से संबंधित है। जब बच्चा एक जो है वो खुद किसी भी काम को करने की कोशिश करता है, उसको स्वयं करके सीखने की कोशिश करता है बच्चा, तो वो जो लर्निंग होती है वो बच्चे की काफी टाइम तक अच्छी अच्छी तरह से बच्चे को याद रहता है। अगर बच्चे ने खुद किया होगा किसी भी काम को, तो जो मेमोरी है वो बच्चे के दिमाग में हमेशा बनी रहती है, काफी लंबे समय तक ये मेमोरी जो है वो बच्चे के दिमाग में स्टोर रहती है। तो एक जो प्रोजेक्ट मेथड है ये जो है वो लर्निंग बाय डूइंग का एक विधि से संबंधित है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है कि फ्लिप्ड क्लासरूम जो होते हैं उस मॉडल का क्या अर्थ होता है, तो फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल का अर्थ होता है घर पर सामग्री पढ़ना और कक्षा में अभ्यास करना, ठीक है। लर्निंग कंटेंट एट द होम एंड प्रैक्टिसिंग इन द क्लास, ठीक है। घर पर कंटेंट को पढ़ना, घर पर सामग्री को पढ़ के जाना और कक्षा में उसका अभ्यास करना, ठीक है, ये होता है फ्लिप्ड क्लासरूम मॉडल, ठीक है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि वैज्ञानिक अनुसंधान में किस प्रकार का तर्क प्रयोग होता है, तो वैज्ञानिक अनुसंधान में किस प्रकार का तर्क प्रयोग होता है, वो होता है आवृत्ति परक तर्क, ठीक है। आवृत्ति परक तर्क यानी कि इंडक्टिव रीजनिंग। तो अभी हम बात कर रहे थे इंडक्टिव जो है वो स्पेसिफिक टू जर्नल चलती है, ये आपने याद रखना है। तो इंडक्टिव जो रीजनिंग है ये वैज्ञानिक अनुसंधान में ये तर्क जो है वो प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानक विचलन किसका माप है, तो मानक विचलन जो है ये है प्रसरण का माप, ठीक है, प्रसरण का ये माप है, ठीक है, ये आपने याद रखना है, ठीक है। आगे आता है कि ISBN किसकी पहचान करता है, तो ISBN जो है ये पुस्तक की पहचान करता है, ठीक है, एक पुस्तक की पहचान की जाती है ISBN के द्वारा, ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स आज की क्लास के लिए बस इतना ही। आई होप आपको क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो फ्रेंड्स मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया है, आपने मुझे कमेंट करके उस क्वेश्चन का आंसर जरूर बताना है। मैंने आपको क्वेश्चन किया है कि यूजीसी नेट जो है यूजीसी की जो स्थापना वर्ष है वो कौन सा है, ठीक है। तो यूजीसी की जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी, ये आपने मुझे कमेंट करके जरूर बताना है और अपने फ्रेंड्स के साथ इस क्लास को जरूर शेयर करना है। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्लास को लाइक भी जरूर करना है, क्लास के ऊपर कमेंट भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना है अगर आप चैनल पर नए आए हो तो, ठीक है। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।